इतनी चिंता क्यों है? चानमी कहती है कि तुमने मेरे भाई वोंगसोक को क्यों मारा? ये सुनकर सोह्योन मना करता है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, भला मैं वोंगसोक को आखिर क्यों मारूंगा? चानमी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोह्योन के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। सोह्योन किसी तरह से उससे गन छीनता है, लेकिन फिर वो अपने ऊपर ही गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मुझे सच बताओ, अगर तुम्हें ये पूरा यकीन है कि मैं वोंगसोक को मार सकता हूँ तो मैं अभी ही अपने आप को शूट कर लूंगा। लेकिन चानमी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे भी पूरा यकीन नहीं था कि सोह्योन वोंगसोक को मार सकता है। अब तभी चानमी के फोन पर किसी की कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि वोंगसोक के फोन से आ रही थी। चानमी तुरंत ही कॉल उठाती है और कहती है कि वोंगसोक। दूसरी तरफ कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता और कॉल कट जाती है। चानमी दोबारा से कॉल भी करती है, मगर अब कॉल नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ हम जेबम को देखते हैं, जो कि एक पार्क में बैठा हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि जब जेबम ने ओसंग से पूछा था कि क्या मैंने ही वोंगसोक का मर्डर किया है, तो ओसंग उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो, भला तुम्हारे पास वोंगसोक को मारने की क्या वजह होगी? ओसंग जेबम से कहता है कि क्या तुम्हारी यादें वापस आ रही हैं, लेकिन अगर ऐसा भी है तो तुम्हें उनके ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाहिए, ये सब तुम्हें कंफ्यूजन में डाल सकती हैं। फिर ओसंग उसे बता देता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ नहीं बल्कि जेबम अपने पेरेंट्स की कंपनी की बिल्डिंग से नीचे कूद गया था। जेबम कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? ये बात ओसंग को भी नहीं पता थी। जेबम पूछता है कि आखिर वोंगसोक और मेरे बीच क्या हुआ था? ओसंग कहता है कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें सब सच बताऊंगा। अब प्रेजेंट टाइम में जेबम पार्क में बैठकर उसी चीज को देखने का इंतजार कर रहा था। इधर चानमी अब समझ जाती है कि जिसने वोंगसोक को मारा है उसी के पास वोंगसोक का फोन होगा और किलर ने ही अभी कॉल की थी, इसलिए वो सोह्योन को अब नहीं मारती। वो सोह्योन को खुद के पैसों से नए कपड़े खरीद कर देती है और फिर उसके हाथ पर लगी हुई चोट पर दवाई भी लगाती है। इसके बाद सोह्योन अपने और चानमी के फोटोज लेने लगता है। ये दोनों साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं और सोह्योन उनकी 2 कॉपी निकलवा कर एक कॉपी चानमी को देता है। इस तरफ ओसंग अब बास्केटबॉल खेलने के बाद जेबम के पास आता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ और याद आया क्या? लेकिन जेबम मना करता है। वो बताता है कि वो दोबारा उसी बिल्डिंग के पास भी गया था, लेकिन तब भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। जेबम कहता है कि तुम मुझे मेरे और वोंगसोक के बारे में कुछ बताने वाले थे ना? ये सुनकर ओसंग जेबम को अब एक एनवलप देता है और कहता है कि तुमने कूदने से कुछ दिनों पहले मुझे ये एनवलप रखने के लिए दिया था और इसे खोलकर देखने से सख्त मना किया था, लेकिन जब तुम बिल्डिंग से कूद गए तो मुझे इसे खोलकर देखना पड़ा। जेबम भी अब उसे खोलता है, जिसमें कुछ फोटोज थे जिनमें जेबम और वोंगसोक दोनों साथ थे और ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों काफी ज्यादा करीब हों। ये चीज देखकर जेबम हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ चानमी और सोह्योन अब भी बुसान में थे। सोह्योन ने अब उसे सब बता दिया था कि उसने ही जू को भी धमकाया था, लेकिन फिर किसी ने जू का मर्डर कर दिया। चानमी कहती है कि शायद तुम्हें कोई फंसाना चाहता है, तो अब तुम क्या करोगे? सोह्योन ने अभी कुछ भी नहीं सोचा था। सोह्योन चानमी से पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि डिटेक्टिव मेरा बैग ढूंढने जिम में आ रही हैं? चानमी बताती है कि वो अपने भाई के किलर का पता लगाने के लिए ओसंग से मिली थी, क्योंकि चानमी को उसके ऊपर भी शक था, लेकिन ओसंग ने उस दिन मना कर दिया था कि वो वोंगसोक को नहीं मार सकता। साथ ही ओसंग ने चानमी को ये भी बताया था कि जिस हीरो ने जंगियों को सबक सिखाया था उसने शहर में एक लड़के जू का मर्डर कर दिया है और इस बात के काफी चांसेस हैं कि उसी हीरो ने ही वोंगसोक का भी मर्डर किया हो। ओसंग बताता है कि मैंने अपने डैड के पुलिस स्टेशन में उस किलर की एक फुटेज देखी है जिसमें किलर का बैग दिख रहा था, और अगर पुलिस को वो बैग सस्पेक्टेड लोगों में से किसी के भी पास मिल गया तो समझ जाओ वही किलर है। ये सुनकर चानमी को याद आता है कि उस रात चानमी ने सोह्योन के पास एक बैग देखा था जिसे वो कभी भी जिम में लेकर नहीं जाता था। इस तरह चानमी को सोह्योन के ऊपर शक हो गया था, और जब रात में वो अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी तो तभी उसे डिटेक्टिव की गाड़ी के ऊपर लगा हुआ सायरन सुनाई दिया। चानमी तुरंत ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए चानमी तुरंत ही एक पेन लेकर गई और लॉकर को खोलकर सोह्योन का वही बैग लेकर यहाँ से भाग गई। चानमी सोह्योन को बताती है कि किलर को वो अपने हाथों से मारना चाहती थी, और क्योंकि वो सोह्योन को ही किलर समझ रही थी इसीलिए उसने सोह्योन को पुलिस के हाथों से बचा लिया ताकि वो सोह्योन को खुद मार सके। सोह्योन मजाक में कहता है कि वैसे तुमने लगभग मुझे जान से मार ही दिया था, अगर तुम्हारा निशाना नहीं चूकता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। अब इसके बाद ये दोनों उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिसने वोंगसोक के फोन से कॉल की थी। इन्हें लगता है कि उसी ने जरूर वोंगसोक को मारा होगा। वहीं दूसरी तरफ सोयन बार बार सोह्योन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। अब तभी आजंग अपने बॉयफ्रेंड को लेकर सोयन से मिलवाने लाती है। सोयन उसे जानती थी क्योंकि वो एक आइडल था। इसके बाद आजंग और सोयन दोनों बातें करने लगती हैं। आजंग सोयन से डबल डेट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन सोयन जू के मर्डर केस और सोह्योन के लिए काफी परेशान थी।
वहीं सोह्योन चानमी को बताता है कि वो कोई हीरो नहीं है, बस उसने ये काम पैसों के लिए किया था क्योंकि उसे अपनी मॉम के हॉस्पिटल का बिल भरना था। अब तभी चानमी को याद आता है कि जब उसे वोंगसोक के फोन से कॉल आई थी तो उसने एक रिंगटोन सुनी थी। चानमी दोबारा से उसी कॉल रिकॉर्डिंग को सुनती है जिसमें सच में कॉल कटने से पहले दूसरी तरफ एक रिंगटोन बची थी। ये सुनकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेबम अपने और वोंगसोक के उन्हीं फोटोज को जला देता है और उसकी मॉम भी उसे देखकर परेशान थी। यहीं जेबम को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो वोंगसोक के इतना ज्यादा नजदीक कैसे हो सकता है। इधर सुबह होने पर चानमी को सोह्योन का एक लेटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि सोह्योन वापस सियोल जा चुका है। वहीं सोह्योन सियोल पहुंच जाता है मगर तभी ट्यूमर की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर आसपास के लोग उसकी मदद के लिए आते हैं। इधर दूसरी तरफ सोएन जूनियर डिटेक्टिव को देखकर अपना चेहरा छुपा लेती है क्योंकि वो पुलिस की नजरों में नहीं आना चाहती थी। वहीं लेडी डिटेक्टिव भी उसी मैकेनिक से सोह्योन के बारे में पूछती है क्योंकि कई दिनों से सोह्योन को किसी ने भी नहीं देखा था और उसका फोन भी नहीं लग रहा होता। अब तभी चानमी यहाँ पर आ जाती है। डिटेक्टिव चानमी से भी पूछती हैं लेकिन चानमी भी मना कर देती है कि उसे भी नहीं पता कि सोह्योन कहाँ पर है। इसके बाद चानमी स्कूल में आ जाती है। चानमी सोह्योन की जगह उसी कैट को खाना खिलाती है और वो भी सोह्योन का इंतजार कर रही थी लेकिन सोह्योन नहीं आता। वहीं दूसरी क्लास में जेबम भी स्कूल आना बंद कर देता है और सोएन भी जू के मर्डर केस को लेकर काफी परेशान थी। वहीं जूनियर डिटेक्टिव लेडी को स्ट्रीट की कुछ फुटेजेस दिखाता है जिसमें चानमी थी। वो बताता है कि जब आप सोह्योन का जिम लॉकर चेक कर रही थी तो तब मैंने चानमी को तेजी से एक बैग ले जाते हुए देखा था, इसीलिए मैंने इन फुटेजेस को निकाला। लेकिन इसमें ये लोग देखते हैं कि चानमी बस उस बैग को लेकर यहाँ वहाँ घूम रही है। इससे इन दोनों को चानमी पर शक तो होता है लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। वहीं पर जेबम अपने पेरेंट्स की उसी बिल्डिंग पर बैठा था जहां से कूदकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी लेकिन उसे यहाँ पर वापस आकर भी कुछ भी याद नहीं आता। वो सोह्योन को भी कॉल करता है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। इसीलिए अब जेबम सोह्योन से मिलने के लिए जिम चला जाता है। वहाँ पर उसे चानमी दिखती है। जेबम उसके पीछे जाता है और जेबम को पता चलता है कि चानमी सोह्योन के घर में रह रही है। वहीं पर ओसंग भी जेबम से मिलने के लिए उसके घर पर आया था लेकिन उसे जेबम नहीं मिलता। जेबम की मॉम ओसंग से बात करती हैं। इधर जेबम चानमी को मैसेज करके बाहर एक मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। चानमी वहां पर चली जाती है लेकिन जेबम अब भी जिम की छत पर था। वो अब सोह्योन के घर के अंदर आ जाता है और यहाँ पर रखी हुई चानमी की चीजों को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं। जेबम को चानमी और सोह्योन के बुसान में लिए हुए फोटोज भी मिलते हैं। वहीं पर जूनियर डिटेक्टिव सोएन और आजंग से बात करता है। वो कहता है कि जब हमने सोह्योन के फोन रिकॉर्ड्स को चेक किया तो हमें पता चला कि सोएन तुम ही थी जो कि सोह्योन से सबसे ज्यादा बात करती थी। डिटेक्टिव कहता है कि सोह्योन को बता देना, छुपने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर वो खुद सामने आकर हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर दे तो यही उसके लिए बेहतर रहेगा। आजंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। सोएन भी झूठ बोलती है कि मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। ये बोलकर वो आजंग के साथ अंदर आ जाती है। इसके बाद सोएन आजंग को भी सब सच बता देती है कि सोह्योन ही वो हीरो है और उसने जू को भी सबक सिखाया था लेकिन फिर उसी रात किसी ने जू का मर्डर कर दिया। आजंग ये सब जानकर सोह्योन के लिए काफी परेशान होने लगती है। वहीं पर ओसंग को भी जेबम की मॉम ने उसकी लोकेशन बता दी थी और ओसंग अब जेबम से मिलने के लिए उसी जिम में आता है। तभी जीह्योन भी यहाँ पर आ जाती है जो कि सोह्योन से मिलने आई हुई थी। दोनों साथ में सोह्योन के घर पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें जेबम मिलता है और ओसंग और जीह्योन को ये भी पता चलता है कि चानमी सोह्योन के साथ उसके घर पर रह रही है। ये बात जानकर जीह्योन को काफी गुस्सा आता है। जेबम इन्हें बताता है कि वो भी सोह्योन से मिलने के लिए यहाँ पर आया था लेकिन सोह्योन यहाँ पर नहीं है। इसके बाद जेबम यहाँ से चला जाता है। वहीं पर चानमी मॉल में बैठकर जेबम का इंतजार कर रही थी। जेबम उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। वहीं पर जीह्योन को चानमी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था और उसे चानमी का स्कूटर मिलता है, इसीलिए वो चानमी के स्कूटर के ब्रेक्स को खराब कर देती है। इसके बाद रात में चानमी उसी रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनती है जिसमें अजीब सी रिंगटोन बजती है और कॉल कट जाती है। अब तभी उसे स्कूटर की आवाज आती है। उसे लगता है कि सोह्योन आ गया लेकिन वो सोह्योन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सोह्योन अभी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है जहाँ पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अब अगले दिन चानमी कहीं पर जाने लगती है। तभी ड्राइव करते हुए उसे पता चलता है कि स्कूटर के ब्रेक खराब हैं। चानमी अपने आप को कूड़े में गिरा लेती है जिससे कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। फिर वही मैकेनिक चानमी के स्कूटर को देखता है और बताता है कि किसी ने जानबूझकर ब्रेक्स को काटा है। चानमी ये जानकर हैरान रह जाती है
उसे लगता है कि जिसने वोंगसोक का मर्डर किया है उसने चांदमी को अभी मारने की कोशिश की होगी। वो स्कूल में माइक में सबसे कहती है कि किलर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले तू मुझे नहीं मार सकता और मैं तुझे पकड़े बगैर मरने वाली नहीं हूँ। ये सब देखकर सोयन चांदमी को आकर रोकती है। इसके बाद चांदमी नर्स से अपनी चोटों पर दवाई लगवाती है। आजंग और सोयन दोनों उसका हालचाल पूछती हैं। आजंग को चांदमी के लिए काफी बुरा लग रहा था क्योंकि आज चांदमी का बर्थडे होता है और बर्थडे वाले दिन ही उसके साथ ये सब कुछ हो गया। सोयन कहती है कि तुम्हें कैसे पता आज चांदमी का बर्थडे है। आजंग बताती है कि मेरे फोन में वोंगसोक के बर्थडे का रिमाइंडर लगा हुआ था और चांदमी और वोंगसोक दोनों ट्विन हैं, इसीलिए आज ही चांदमी का भी बर्थडे होगा। वहीं पर चांदमी जब दोबारा घर पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने सोह्योन के घर की विंडोज को तोड़ दिया है, साथ ही उसने पूरा रूम भी खराब कर दिया होता है और खासकर चांदमी की ड्रेस को फाड़ दिया होता है। ये सब देखकर चांदमी और परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव अपने हस्बैंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती हैं, जहां पर उन्हें सोह्योन मिलता है। उन्हें पता चलता है कि सोह्योन को ब्रेन ट्यूमर है और अब तक वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जबकि डिटेक्टिव को लग रहा था कि सोह्योन कहीं पर छुपा हुआ है। वो सोह्योन से कहती हैं कि मैं तुम्हारे दोस्तों और किसी और को इस बारे में नहीं बताऊंगी, इसलिए चिंता मत करना। डिटेक्टिव अभी सोह्योन से किसी भी केस के बारे में कोई बात नहीं करती। वहीं चांदमी सब कुछ ठीक कर देती है और तभी वो देखती है कि उसके और सोह्योन के वही फोटो यहाँ पर नहीं है जो कि उन्होंने बुसान में लिए थे। अब तभी सोह्योन वापस आ जाता है। चांदमी उसे देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है तो तुम जिंदा हो। सोह्योन पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी और विंडोज को क्या हुआ है। चांदमी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। वो पूछती है कि तुम अब तक कहाँ पर थे। सोह्योन कहता है कि मैं छुपा हुआ था, आखिरकार पुलिस मुझे ढूंढ रही है। अब इसके बाद सोह्योन चांदमी को अपने साथ एक कैरियोके में लेकर जाता है, जहाँ पर आजंग, सोयन और जेबम उसे सरप्राइज देते हैं। इन सभी ने चांदमी के बर्थडे की सारी तैयारी कर ली थी और चांदमी ये देखकर काफी खुश होती है और कैंडल्स को बुझाकर पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है। ये लोग बताते हैं कि वोंगसोक की वजह से हमें तुम्हारे बर्थडे का पता चल गया और सोह्योन ने भी सही समय पर अपना फोन ऑन कर लिया, जिससे हम लोग ये प्लान कर पाए। अब इसके बाद ये लोग चांदमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। यहीं पर ओसंग भी जेबम के मॉम के कहने पर उनकी दी हुई लोकेशन पर जेबम को देखने कैरियोके में आ जाता है। तभी उसे चांदमी कहीं जाती हुई दिखती है। वो रूम में जाकर देखता है तो यहाँ पर बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे थे। ओसंग को देखकर जेबम समझ जाता है कि ओसंग उसके लिए ही आया है। ये लोग ओसंग को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन ओसंग मना कर देता है। अब तभी ओसंग का फोन बजता है और इसमें वही रिंगटोन थी जो कि चांदमी और सोह्योन ने उस रिकॉर्डिंग में सुनी थी। ये देखकर सोह्योन हैरान रह जाता है। अब इसके बाद वो चांदमी को भी ये सब बताता है। चांदमी को लगने लगता है कि ओसंग के पास ही वोंगसोक का फोन होगा। चांदमी उसे अभी ही मारने जाने लगती है। सोह्योन उसे रोकता है और अकेले जाने से मना करता है। सोह्योन भी अब चांदमी की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वहीं जेबम और ओसंग दोनों उसी पार्क में बैठे थे। जेबम अपने घर नहीं जाना चाहता था। वो कहता है कि अकेले में उसके दिमाग में फिर से उसके और वोंगसोक के ख्याल आते रहते हैं। ओसंग कहता है कि तुम अपने आप को शांत रखो, तुम बस बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे और तुम्हारी थोड़ी सी याददाश्त चली गई थी, बस इतना ही तुम्हारे साथ हुआ था, तो इसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मत बनाओ। लेकिन ये सुनकर जेबम कहने लगता है कि तुम्हें हर बार सब पता कैसे होता है, कहीं तुमने वो फोटोज मुझे जानबूझकर तो नहीं दिखाई ना, ताकि मैं समझूं कि मैं और वोंगसोक काफी करीब थे। जरूर तुमने ही वोंगसोक के साथ कुछ किया होगा और तुम मुझे भी मारने वाले होगे। ओसंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जेबम को मारकर नीचे गिरा देता है। जेबम उससे दोबारा पूछता है कि ओसंग क्या सच में मैं वोंगसोक के काफी करीब था। ओसंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वहीं पर आजंग और सोयन चांदमी और सोह्योन के बारे में बात कर रही थी। इन्हें लग रहा होता है कि चांदमी और सोह्योन दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर चांदमी और सोह्योन दोनों जिम में आ जाते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये पुलिस को वोंगसोक के फोन से आई कॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। साथ ही ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये ओसंग का फोन चुराकर उसमें आई हुई इनकमिंग कॉल्स को देखेंगे और अगर उसमें इन्हें ठीक उसी टाइम पर कोई कॉल आई हुई मिलती है जिस समय वोंगसोक का फोन कटा था, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वोंगसोक का फोन ओसंग के ही पास है। सोह्योन कहता है कि हम कल इसके बारे में बात करेंगे और सोचेंगे। अब इसके बाद वो जाने लगता है। तभी वो चांदमी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं ला पाया, इसलिए अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो बस कह देना। तभी चांदमी कहती है कि मुझे तुम्हारे ये शूलेस चाहिए, लेकिन वो कहती है कि मैं मजाक कर रही थी। ये बोलकर वो चली जाती है। मगर सोह्योन अब उन शूलेसेस को चांदमी को देने के लिए धोने लगता है। वो उस दिन को भी याद करता है जब उसने पहली बार ये रेड शूलेस पहने थे और अपनी मॉम को दिखाए थे और बताया था कि ये आपके टेनिस शूज के शूलेस हैं और इन्हें पहनकर मैं आपके लिए चलूंगा। उस दिन को याद करते हुए सोह्योन अब इन शूलेस को चांदमी के लिए निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव अब तक हुई प्रोग्रेस पुलिस चीफ को दिखाती हैं और बताती हैं कि हमें जू के क्राइम सीन पर एक रिसीट मिली थी
जो कि तब वहाँ पर नहीं दिखती जब किलर कैमरा खराब कर रहा था। लेकिन जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो ये रिसीट वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिससे इन्हें लगता है कि ये रिसीट किलर से जुड़ी हुई है। पुलिस चीफ इस फटी हुई रिसीट के बारे में तुरंत ही आसपास की शॉप में सर्च करने के लिए कहते हैं। वहीं अगली सुबह सोह्योन उन्हीं शू लेसेस को चानमी को देता है, जिससे चानमी खुश हो जाती है। वो तुरंत उन्हें पहनकर जाने लगती है। सोह्योन कहता है कि जब तुम्हें इनकी जरूरत ना हो तो इन्हें फेंकना मत और मुझे वापस कर देना। वहीं पर दूसरी तरफ अब दोनों डिटेक्टिव उसी फटी हुई रिसीट के बारे में हर शॉप में जाकर पता कर रहे होते हैं और एक स्टडी कैफे का ओनर जूनियर डिटेक्टिव को बताता है कि हाँ, ये हमारे यहाँ की ही रिसीट है। ओनर बारकोड की मदद से रिसीट बनने का टाइम और डेट चेक करता है और फिर उसी टाइम की ये लोग रिकॉर्डिंग को देखते हैं ताकि पता कर सकें कि ये रिसीट किसने ली थी। इसके बाद जूनियर डिटेक्टिव बाहर आ जाता है। डिटेक्टिव लेडी पूछती है कि कुछ पता चला क्या, लेकिन किसी वजह से जूनियर डिटेक्टिव उन्हें सच नहीं बताता और मना कर देता है और कहता है कि वो रिसीट यहाँ की भी नहीं है। वहीं स्कूल में सोयन और आजंग सोह्योन से मिलती हैं। सोयन कहती है कि डिटेक्टिव्स हमसे भी पूछताछ करने आए थे, इसीलिए अब हमें सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेना चाहिए। जो भी तुम जानते हो वो हमें बता दो ताकि हमारे बयान बिल्कुल सेम हो। ये बात सुनकर सोह्योन इन्हें सब बता देता है कि पुलिस उसके बैग को ढूंढने जिम में आई थी, लेकिन चानमी ने उसे बचा लिया। अब तभी सोह्योन पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे घर की विंडोज किसने तोड़ी होंगी, और उसने चानमी की ड्रेस को भी खराब कर दिया। इन्हें लगता है कि जीयूनी ऐसा कर सकती है क्योंकि वो चानमी को पसंद नहीं करती। सोह्योन कहता है कि मुझे तो ओसंग पर शक है। इसके बाद ये लोग ओसंग का फोन चुराने का प्लान बनाते हैं। अब इसके बाद जब सोयन क्लास में बैठी हुई थी तभी उसके पास एक मैसेज आता है और वो उठकर जाती है और ओसंग के एक लगा देती है और कहती है कि तुझे मरना है क्या। ओसंग को भी गुस्सा आता है। वो अपना फोन वहीं रखकर तुरंत ही सोयन से लड़ने लगता है। मौके का फायदा उठाकर आजंग तुरंत ही ओसंग का फोन लेती है और बाहर आकर सोह्योन को दे देती है। फिर उस फोन को लेकर सोह्योन बाथरूम में जाता है और इनकमिंग कॉल्स को चेक करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये फोन तो नया है और 2-3 दिन पहले ही इस फोन को ओसंग ने खरीदा है। इधर ओसंग लड़ाई खत्म होने के बाद जीयून के फोन में अपने फोन की लोकेशन देखते हुए बाथरूम तक आ जाता है। वो जीयून के फोन से अपने फोन पर कॉल करता है और उसकी रिंगटोन की आवाज बाथरूम से आ रही थी। वो तुरंत ही अंदर जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन सोह्योन वहीं फोन रखकर छुप गया था। ओसंग अपना फोन लेता है और चला जाता है, लेकिन फिर ओसंग सोह्योन को बाथरूम से बाहर निकलता हुआ देख लेता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका फोन सोह्योन ने ही चुराया था। वहीं सोह्योन क्लास खत्म होने के बाद चानमी को बताता है कि ओसंग ने अपना फोन बदल लिया है और अब उसके पास वो पुरानी रिंगटोन वाला फोन नहीं है। इन्हें समझ नहीं आता कि ओसंग ने आखिर फोन क्यों बदला होगा। वहीं रात में जूनियर डिटेक्टिव अब पुलिस चीफ के घर उनसे मिलने आता है। इधर सोह्योन जब घर जा रहा था तो तभी कोई उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सोह्योन उसे आराम से हरा देता है और देखता है कि ये तो सेजिन है। वो सेजिन को घर लाता है, जहाँ पर चानमी सेजिन को बताती है कि उसका शक गलत था, सोह्योन ने वोंगसोक को नहीं मारा। ये बात जानकर वो सोह्योन से माफी मांगता है और वो चानमी से भी माफी मांगकर कहता है कि मैंने ही तुम्हारी यूनिफॉर्म खराब की थी और विंडोज को तोड़ा था, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि तुम सोह्योन के साथ रह रही हो तो मुझे काफी गुस्सा आया था। चानमी कहती है कि क्या तुमने ही मेरे स्कूटर के ब्रेक भी खराब किए थे, लेकिन सचिन मना करता है और कहता है कि मुझे ब्रेक के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं पर जूनियर डिटेक्टिव अब पुलिस चीफ से जू के केस के बारे में बात करता है और चीफ को बताता है कि हमें जो रिसीट मिली थी वो स्टडी कैफे की थी, और जब मैंने रिसीट की डिटेल्स निकलवाई और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो मुझे पता चला है कि वो रिसीट किसी और की नहीं बल्कि आपके बेटे ओसंग की है। ये बात जानकर पुलिस चीफ हैरान रह जाते हैं। जूनियर डिटेक्टिव कहता है कि मैंने अब तक डिटेक्टिव लेडी को ये बात नहीं बताई है, मैं आपको ही ये पहले बताना चाहता था। पुलिस चीफ जूनियर डिटेक्टिव से ये बात किसी और को बताने से मना कर देते हैं। वहीं पर आजंग और सोयन को जेबम बस में मिलता है। इन्हें जेबम थोड़ा परेशान दिखता है और वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जूनियर डिटेक्टिव दोबारा पुलिस चीफ को बताता है कि आपके कहने पर मैंने ओसंग की फोन लोकेशन को चेक किया था और जिस वक्त जू का मर्डर हुआ ओसंग उस वक्त क्राइम सीन के आसपास नहीं था। ये बात सुनकर पुलिस चीफ खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी जूनियर डिटेक्टिव इन्हें बताता है कि सेम टाइम पर ओसंग स्टडी कैफे में था, मगर रिकॉर्ड बुक के हिसाब से उस टाइम पर ओसंग स्टडी कैफे में एंटर हुआ ही नहीं, बल्कि उसका फोन ही वहाँ पर मौजूद था। जूनियर डिटेक्टिव को ऐसा लग रहा होता है कि ओसंग ने जानबूझकर फोन स्टडी कैफे में छोड़ा होगा ताकि उसकी लोकेशन किसी को भी पता न चल पाए। जूनियर डिटेक्टिव ये भी बताता है कि ओसंग भी उसी मिडिल स्कूल में जाता था जिसमें जू जाता था। इसका मतलब ये है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होंगे। पुलिस चीफ कहते हैं कि अब मैं ओसंग से इस बारे में खुद बात करूंगा।
बस तुम कुछ दिनों तक ये बात किसी और को मत बताना। जूनियर डिटेक्टिव मान जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। डिटेक्टिव लेडी उसे चीफ के रूम से निकलता हुआ देखती हैं। वहीं क्लास में सोह्योन अब जीयून से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर सकती हो। जीयून तुरंत ही मान जाती है। वो सोह्योन को आज अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। इधर चानमी और जेबम अपनी शूटिंग क्लास में होते हैं। चानमी जेबम से कहती है कि मुझे ओसंग से माफी मांगनी है, क्या तुम मेरे साथ आज स्कूल के बाद ओसंग से मिलने चल सकते हो। जेबम मान जाता है। वहीं डिटेक्टिव लेडी के पास उसी स्टडी कैफे के ओनर की कॉल आती है। वो जूनियर डिटेक्टिव से बात करना चाहता था, लेकिन डिटेक्टिव लेडी कहती हैं कि वो अभी बिजी हैं, जो बताना है मुझे ही बता दो। इस पर कैफे का ओनर पूछता है कि क्या मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं या फिर रहने दूं। डिटेक्टिव लेडी समझ नहीं पाती कि आखिर किस वीडियो की बात हो रही है और अब उन्हें पता चलता है कि वो रिसीट इसी स्टडी कैफे की है और जिसकी ये रिसीट है वो ओसंग है, यानी कि पुलिस चीफ का बेटा। और जूनियर डिटेक्टिव उनसे ये बात छुपा रहा था। ये बात जानकर उन्हें काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ मिनसोना के डैड अब दोबारा से सोएन से मिलते हैं। उन्होंने पहले अपने काम के दौरान ये देख लिया था कि सोएन यहीं पर रहती है। इसके बाद मिनसोना के डैड सोएन से कहते हैं कि वो जंगयोंग अब दोबारा से उनकी बेटी को परेशान करने लगा है। मिनसोना के डैड कहते हैं कि क्या तुम दोबारा से उसे पिटवा सकती हो ताकि वो फिर कभी भी मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत भी ना करे। लेकिन सोएन मना कर देती है। वो सोह्योन को और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। इधर दूसरी तरफ सच जानने के बाद डिटेक्टिव लेडी जूनियर डिटेक्टिव पर काफी गुस्सा होकर उसे मारने लगती है और कहती है कि बिना केस सुलझे एविडेंस को डायरेक्ट पुलिस चीफ को दिखाने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। दूसरे डिटेक्टिव उन्हें रोकने लगते हैं। इधर जेबम और ओसंग एक शॉप में बैठकर चानमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन चानमी इनसे छुपकर इनके सामने वाली शॉप में बैठी होती है। दरअसल ये सब चानमी और सोह्योन का ही प्लान था ताकि चानमी ओसंग को यहाँ पर उलझा कर रखे और वो सोह्योन को मैसेज करती है। सोह्योन भी जीयून के साथ पढ़ाई करने के बहाने उसके घर पहुंच जाता है। जीयून कपड़े चेंज करने जाती है और तभी सोह्योन चुपके से ओसंग के रूम में घुस जाता है और तलाशी लेने लगता है। वो ओसंग का पुराना फोन हर जगह ढूंढता है। तभी उसे एक ड्रॉर दिखता है जो कि लॉक था। अब तभी जीयून नीचे आती है और सोह्योन तुरंत ही बाहर आ जाता है। लेकिन अब सोह्योन जीयून से कहता है कि क्यों ना हम पढ़ाई से पहले रामेयन खा लें। ये सुनकर जीयून तुरंत ही 2 लोगों के लिए रामेयन बनाने चली जाती है और सोह्योन दोबारा चुपके से ओसंग के रूम में घुस जाता है। लेकिन यहाँ पर जीयून रामेयन बनाते समय उसकी पोस्ट इंस्टा पर करती है जिसमें वो सोह्योन को भी मेंशन करती है और ये चीज ओसंग देख लेता है। वो समझ जाता है कि सोह्योन उसके घर पर किसी मकसद से गया है। ओसंग तुरंत ही अपने घर भागने लगता है। चानवी देखकर सोह्योन को कॉल भी करती है, लेकिन सोह्योन का फोन एक तरफ रखा हुआ था। ओसंग भागते हुए अपने घर जा रहा था। इधर सोह्योन उसी लॉक ड्रॉर को अब खोल लेता है, लेकिन इसमें उसे कुछ फोटोज मिलते हैं जिसमें सेजिन, ओसंग, वोंगसोक और जेबम चारों एक साथ थे। अब तभी ओसंग घर आ जाता है, लेकिन सोह्योन उसके रूम से बाहर आ चुका था। मगर फिर भी ओसंग सोह्योन से फाइट करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या करने गए थे, तुमने ही मेरा फोन चुराया है ना, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। लेकिन सोह्योन कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर ओसंग सोह्योन के एक पंच मारता है और एक गमला उसके मारने जाने लगता है। लेकिन तभी डिटेक्टिव लेडी यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि ओसंग को अरेस्ट करने आई थी। वो सोह्योन को बचा लेती हैं और ओसंग को अरेस्ट करके ले जाने लगती हैं। इधर दूसरी तरफ नर्सिंग होम में सोह्योन की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाने लगता है। वहीं सोह्योन घर पहुंचकर चानवी को बताता है कि मुझे वहाँ पर ओसंग का पुराना फोन और वोंगसोक का फोन दोनों ही नहीं मिले, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ अजीब फोटोज मिले हैं। वो चानवी को फोटोज दिखाता। इससे पहले उसके पास नर्सिंग होम से उसकी मॉम की खराब तबीयत के बारे में खबर आती है। वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी मॉम को एडमिट कर लिया गया था। डॉक्टर सोह्योन से कहते हैं कि हमें उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखना होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। सोह्योन कहता है कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा, बस आप मेरी मॉम को जिंदा रखिए। सोह्योन को इतनी मुश्किल में देखकर चानवी उसके लिए रोने लगती है, क्योंकि वो सोह्योन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वहीं डिटेक्टिव लेडी ओसंग से पूछताछ करती हैं और ओसंग कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी रिसीट क्राइम सीन पर कैसे पहुंची और फोन तो बस मैं स्टडी कैफे में ऐसे ही भूल गया था। ये बात सुनकर डिटेक्टिव पूछती हैं कि क्या तुमने सोह्योन को कभी अपनी रिसीट दी थी। ओसंग मना करता है। अब तभी पुलिस चीफ डिटेक्टिव लेडी को मिलने के लिए बुलाते हैं। डिटेक्टिव उनसे कहती हैं कि अगर आपने मुझे प्रेशर में डालकर अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो मैं रिजाइन करके आपका सर फोड़ दूंगी। पुलिस चीफ कहते हैं कि मैं भी ऑफिसर हूँ, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन साथ ही मैं एक डैड भी हूँ और इसीलिए मैं हर तरह से अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। डिटेक्टिव लेडी उन्हें धमकी देती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। अब इसके बाद ओसंग आजाद होकर जंगयोंग और उसके दोस्तों से मिलने एक वैन में जाता है। वो जंगयोंग से बात करके उसे बताता है कि डिटेक्टिव ने मुझसे पूछताछ की थी और जिस तरह से उन्होंने मुझसे सवाल किए मैं समझ चुका हूँ
कि पुलिस को आखिर किस पर शक है। ओसंग कहता है कि तुम्हें मारने वाला वो हीरो कोई और नहीं बल्कि सोह्योन है। इधर सोह्योन अब दोबारा सोएन और आजंग से मिलने जाता है। सोह्योन सोएन से कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी मॉम आईसीयू में है और बिना पैसों के वो मर सकती हैं, इसीलिए क्यों ना हम और लोगों को मारकर पैसे कमाएं। सोएन को सोह्योन के लिए दुख हो रहा था, लेकिन वो ये काम करने से मना कर देती है क्योंकि पुलिस को पहले से ही सोह्योन पर शक है और अगर ऐसे में इन्होंने कुछ और किया तो सोह्योन तो तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा। इसी वजह से सोएन मना कर देती है। मगर फिर आजंग सोएन को बिना बताए ही मिनसोना के डैड से मिलने जाती है और कहती है कि हम आपका काम कर देंगे। फिर हम सोह्योन को देखते हैं जो कि अपने हीरो वाले कपड़े पहनकर दोबारा जंगयों को मारने उसी वैन के पास पहुंच चुका था। लेकिन इस बार सोह्योन को ये बात नहीं पता थी कि उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि ओसंग ने जंगयों के साथ मिलकर यहाँ पर हर जगह कैमरे लगा दिए थे और जंगयोंग भी सोह्योन के वैन में आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही अभी तक सोह्योन कैमरों के रेंज में नहीं आया होता है, मगर वो वैन की तरफ बढ़ने लगता है और थोड़ी ही देर में वो कैमरों में भी दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सोह्योन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि अब अपना दम तोड़ देती हैं। अब इसके बाद कहानी एक दिन पीछे जाती है जब आजंग मिनसोना के डैड से मिलने गई थी। वो पैसों के बदले में जंगयों को दोबारा पिटवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वो सोह्योन से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे भी ये सब बताती है। अपनी माँ को बचाने के लिए सोह्योन ये काम करने के लिए तैयार था। इसके बाद आजंग यहाँ से जाने लगती है। चांदनी भी उसे जाता हुआ दिखती है। इसके बाद वो सोह्योन के पास आती है। सोह्योन चांदनी से ये बात छुपाता है कि आज वो दोबारा पैसों के लिए जंगयों को मारेगा। इसके बाद ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और सोह्योन चांदनी को वही फोटोज देता है जो कि उसे ओसंग के पास से मिले थे। सोह्योन कहता है कि जरूर वो किलर ओसंग ही होगा और इन फोटोज को देखकर पता चलता है कि जेबम भी तुम्हारे भाई को जानता था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से शायद उसे कुछ याद नहीं है। चांदनी कहती है कि मैं ये सब देख लूंगी, तुम अभी बस अपनी मम का ध्यान रखो। वहीं दूसरी तरफ ओसंग को अब ये भी पता चलता है कि सोह्योन ने उसके फोटो चुरा लिए हैं। अब इसके बाद ओसंग के डैड उससे बात करते हैं। ओसंग कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। ओसंग के डैड समझ जाते हैं कि किलर जानबूझकर ओसंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसी ने ओसंग की रिसीट क्राइम सीन पर छोड़ी होगी। ओसंग कहता है तो अब हमें क्या करना होगा। उसके डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले किलर को पकड़कर उससे सच उगलवाना होगा, जिसके बाद तुम एलिगेशन से फ्री हो जाओगे। ओसंग के डैड उससे इन सभी मामलों से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन ओसंग के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था। इधर चांदनी आज जब स्कूल जाती है तो वो उन्हीं मैकेनिक से अपना स्कूटर बेच देने के लिए कहती है ताकि उसके पास थोड़े पैसे आ जाएं और वो सोह्योन की मदद कर सके। वहीं पर ओसंग अब फिर से जंगयोंग से मिलता है। जंगयोंग कहता है कि हम लोग सोह्योन को बहुत बुरा मारने वाले हैं, लेकिन ओसंग कहता है कि हमें उसके लिए ट्रैप बिछाना होगा। ओसंग कहता है कि तुम मिनसोना को दोबारा परेशान करते रहो ताकि वो फिर से सोह्योन से मदद मांगे, और जब सोह्योन दोबारा हीरो बनकर तुम पर हमला करेगा तभी हम उसे पकड़ लेंगे। जंगयोंग मान जाता है। फिर ओसंग सोह्योन से मिलकर कहता है कि तुमने ही मेरे घर से फोटोज चुराए हैं ना, और तुम ही मुझे मर्डर केस में फंसवाना चाहते हो। लेकिन सोह्योन कहता है कि लगता है जेल की हवा खाकर तेरा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तू ये क्या बातें बोल रहा है। सोह्योन और ओसंग में थोड़ी बहस होती है और सोह्योन यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी जेबम से मिलकर उससे कहती है कि क्या तुम मुझे कार चलाना सिखा सकते हो। जेबम मान जाता है। चांदनी उसे वही फोटो दिखाती है जिसमें उसका भाई था और कहती है कि इस फोटो में तुम और ओसंग भी मेरे भाई के साथ हो, क्या तुम्हें कुछ याद है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जेबम सब कुछ भूल चुका था। उसे तो ये भी याद नहीं होता कि इस फोटो में चौथा लड़का कौन है। चांदनी कहती है कि वो सेजिन है। यहीं पर ओसंग भी इन्हें फोटो देखते हुए देख लेता है। फिर चांदनी कहती है कि इस फोटो में ओसंग का होना काफी अजीब है, यकीन नहीं आता कि ओसंग और मेरा भाई दोनों दोस्त हो सकते हैं। यहीं पर जेबम पूछता है कि तुम्हें ये फोटो कहाँ पर मिली। चांदनी कहती है कि मुझे ये फोटोज किसी ने दी थी, मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। अब इसके बाद क्लास में जेबम ओसंग से इसी फोटो के बारे में बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मैंने एक फोटो देखी जिसमें मेरे और वोंगसोक के अलावा तुम और सजिन नाम का एक लड़का भी मौजूद थे, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ मेरी और वोंगसोक की फोटो ही क्यों दिखाई। मगर ओसंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसने अभी अभी एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। वो कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं क्लास में अब जीयून को पता चलता है कि ओसंग ने नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है जिस पर वो अपनी और जीयून की फोटो पोस्ट कर रहा है, और स्कूल में सभी लोग उसे फॉलो भी करने लगते हैं। आजंग और सोएन को भी ओसंग का अकाउंट मिल जाता है। यहीं पर ओसंग भी सभी लड़के लड़कियों को अपनी इंस्टा आईडी देकर फॉलो करवा रहा था। तभी जीयून यहाँ पर आकर ओसंग से बात करती है और ओसंग से उसकी फोटोज को डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन ओसंग कहता है कि बस 2-3 दिन रुक जाओ, मैं ये सब कुछ 2-3 दिन बाद बंद कर दूंगा। ओसंग के दिमाग में कोई बड़ा प्लान चल रहा था। वहीं पर जूनियर डिटेक्टिव
अब डिटेक्टिव लेडी से काफी बुरी तरह से डरा हुआ था। वो उनसे माफी मांगता है और उन्हें बताता है कि मुझे जू के मर्डर केस में एक नई वीडियो मिली है। वो बताता है कि उस वीडियो को छत से रिकॉर्ड किया गया था और इसमें दिखता है कि पहले किलर के बाहर के दरवाजे से निकलने के बाद 10-15 मिनट बाद उसी शॉप से पीछे के दरवाजे से भी कोई निकला था। इन्हें लगने लगता है कि इस केस में शायद एक नहीं बल्कि 2 किलर हैं। फिर वो डिटेक्टिव बताता है कि जब मैं दोबारा जू की शॉप में गया था तो मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला जो कि वहाँ कुछ कर रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की, जिससे मुझे पता चला कि वो आदमी बिल्कुल ठरकी था। वो अपने ड्रोन को अपार्टमेंट के आसपास उड़ाकर लोगों को इंटीमेट होते हुए देखता था। और ऐसे ही जब वो एक रात ये सब कर रहा था तो उसका ड्रोन क्रैश हो गया और जीपीएस की लोकेशन की मदद से वो जू की शॉप तक पहुंच गया, लेकिन ड्रोन छत पर अटक चुका था। इसीलिए उसने कल सुबह आने का फैसला किया। लेकिन जब वो सुबह वहाँ पर आया तो वहाँ पुलिस आ चुकी थी और जू का मर्डर भी हो चुका था। फिर वो कई दिनों तक वहाँ आता जाता रहा ताकि जब पुलिस वहाँ ना हो तो वो अपना ड्रोन उठा सके। और इस तरह मैंने उसे पकड़ लिया और उस रात की रिकॉर्डिंग को देखा तो मुझे ये फुटेज मिली। डिटेक्टिव लेडी उसकी तारीफ करती है। वहीं पर जंगयोंग दोबारा से मिनसोना को स्कूल से आते समय परेशान करता है और मिनसोना कुछ भी नहीं कर पाती और भाग जाती है। दूसरी तरफ जेबम चांदमी का इंतजार कर रहा था और जैसे ही चांदमी बाहर आती है तो ओसंग उसका बैग छीनने लगता है। जेबम आकर चांदमी को बचाता है, लेकिन ओसंग को चांदमी के बैग में वही फोटोज मिल जाते हैं। जेबम ओसंग से कहता है कि चांदमी से माफी मांगो, लेकिन ओसंग समझ चुका था कि उस दिन चांदमी ने जानबूझकर उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया था। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वहीं पर मिनसोना अपने डैड को वो सारी बातें बताती है। वो काफी रो रही थी। मिनसोना के डैड कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो दोबारा तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। ओसंग भी ये सब सुन रहा था और वो समझ जाता है कि उसका प्लान सही काम कर रहा है। इसके बाद वो जंगयोंग और उसके दोस्तों के पास आता है और कहता है कि कल ही सुयोन तुम्हें मारने आने वाला है। मैंने अभी भी मिनसोना और उसके डैड की बातें सुनी है। ओसंग कहता है कि हमें प्लानिंग करनी होगी। ओसंग जंगयोंग को कल पूरे दिन बाहर घूमते रहने के लिए कहता है और बताता है कि कल तुम्हें सोह्योन को मारना नहीं है बल्कि उससे पिटना है ताकि हम सोह्योन को बेनकाब कर सकें। जंगयोंग मान जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह ही जंगयोंग ओसंग के कहने पर पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता है और सोह्योन भी उसे मारने के लिए उसका पीछा करता रहता है। वहीं पर पार्क में जहाँ पर वैन खड़ी हुई थी, ओसंग वहाँ पर जंगयोंग के साथियों के साथ मिलकर हर जगह कैमरे लगवा देता है और सारी चीजें रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती हैं। इधर चांदमी जेबम के साथ ड्राइविंग करना सीख रही थी और जेबम काफी अच्छे से चांदमी को ड्राइविंग सिखाता है। इसके बाद ये दोनों बातें करते हैं। जेबम कहता है कि वैसे अचानक से तुम्हें ड्राइविंग सीखने का आइडिया कैसे आ गया। चांदमी कहती है कि मैं अपने भाई के किलर को जान से मार दूंगी और उसके बाद मुझे खुद ही ड्राइव करके उसे पहाड़ों में दफनाने जाना होगा, इसीलिए मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ। मैं जल्दी ही अब किलर को पकड़ने वाली हूँ। जेबम कहता है तो क्या मुझे भी तुम्हारे साथ ये काम करना पड़ेगा? आखिरकार तुमने मुझे अपना प्लान बता दिया है। इसके बाद जेबम भी चांदमी को अपना सीक्रेट बताता है जिसके बारे में उसने कई सालों से बात नहीं की। जेबम कहता है कि मेरा भी एक ट्विन ब्रदर था और जब मैं 14 साल का था तब हम समर में जब बीच पर खेल रहे थे तो अचानक से उसकी डेथ हो गई। वो बीमार था और हम दोनों बिल्कुल सेम दिखते थे। जेबम कहता है कि उसके मरने के 1 साल तक मुझे बहुत अजीब लगा था। जब भी मैं मिरर में खुद को देखता था तो ऐसा लगता था मैं उसे ही देख रहा हूँ। चांदमी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। जेबम कहता है कि फिर कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। वो कहता है कि मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि मरने के बाद वो हर जगह मेरे साथ है। चांदमी उसकी ये फीलिंग समझ नहीं पाती। इसके बाद चांदमी कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। वहीं पर पूरा दिन घूमने के बाद जंगयोंग वापस अपनी वैन में आ जाता है और सोह्योन भी उसे यहाँ पर आता हुआ देख लेता है। फिर रात में जंगयोंग ओसंग से बात करता रहता है। ओसंग दूसरी कार में बैठकर ये सब कुछ रिकॉर्ड होता हुआ देख रहा था। इसके बाद सोह्योन रात के 12 बजते ही जंगयोंग को मारने आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर इसी टाइम पर हॉस्पिटल में सोह्योन की मॉम भी दम तोड़ देती हैं और एक नर्स सोह्योन को कॉल करती है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती और इसीलिए वो दूसरे लोगों को कॉल करती है जो सोह्योन को जानते थे। इसके बाद रात के समय सोह्योन के जिम के कोच चांदमी को कॉल करके बताते हैं कि सोह्योन की मॉम की डेथ हो गई है और सोह्योन की कॉल भी नहीं लग रही, क्या तुम चेक कर सकती हो? चांदमी नीचे आकर देखती है तो सोह्योन यहाँ पर नहीं था। वो तुरंत ही सोहेन को कॉल करती है और बताती है कि सोह्योन की मॉम की डेथ हो गई है और सोह्योन की कॉल भी नहीं लग रही, पता नहीं वो कहाँ पर है। सोहेन ये सुनकर घबरा जाती है। वो आजंग को भी ये बात बताती है और पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है सोह्योन कहाँ पर है? आजंग ये खबर सुनकर चौंकती है। वहीं पर चांदमी अब जेबम को भी कॉल करके ये बताती है और जेबम चांदमी के पास आने लगता है। इधर सोहेन और आजंग भी सोह्योन को ढूंढने के लिए बाहर निकल रही थी। तभी आजंग देखती है कि ओसंग इंस्टा पर लाइव है और एक वीडियो प्ले हो रही है जिसमें वो उसी हीरो को सामने लाने वाला है।
आजंग और सोएन दोनों जानती थी कि वो हीरो सोह्योन है। आजंग सोएन को अब सब बता देती है कि उसने मिनसोना के डैड से डील की थी और सोह्योन जंगयों को मारने वहीं पर गया है। ये दोनों तुरंत ही ये बात चानमी और जेबम को बताती हैं, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि इस वक्त वो वैन कहाँ पर खड़ी है और ये सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, और अगर इन्होंने जरा भी देर करी तो सोह्योन पकड़ा जा सकता है। इसीलिए सोएन चानमी और जेबम को पार्क में जाकर चेक करने के लिए कहती है और सोएन और आजंग दोनों मिनसोना से मिलने उसके घर जाती हैं ताकि कुछ पता चल सके कि जंगयोंग कहाँ पर रहता है। वहीं पर ओसंग देखता है कि अब वो हीरो कैमरों में आने लगा है। वो अपनी स्ट्रीम को लाइव कर देता है और सभी लोग ये चीज लाइव देखने लगते हैं। सोह्योन मास्क पहने हुए वैन के पास आ जाता है और नॉक करके दरवाजा खुलवाता है और जंगयोंग को मारने लगता है। सभी लोग ये चीज देख रहे थे। ओसंग ये देखकर काफी खुश होता है। वहीं पर सोएन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। उसे लगता है कि सोह्योन अब पकड़ा जाएगा। यहीं पर वो हीरो जंगयोंग को बहुत बुरा मार रहा था। तभी ओसंग पीछे से आकर उसका मास्क हटाता है, लेकिन उस मास्क के पीछे सोह्योन नहीं बल्कि जेबम था। वो कहता है कि ओसंग लाइव स्ट्रीम कैसे जा रही है। ओसंग समझ जाता है कि सारा प्लान चौपट हो गया है। वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ चानमी सोह्योन के साथ जेबम की गाड़ी में थी और ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे। साथ ही सोह्योन अपनी मॉम की मरने की वजह से काफी रो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि 20 मिनट पहले आजंग और सोएन को मिनसोना मिल गई थी और मिनसोना ने इन्हें फोन के जरिए उस वैन तक पहुंचने का रास्ता बता दिया था, जिससे ये लोग सोह्योन तक पहुंच गए थे। और सोह्योन को इन्होंने ठीक कैमरों में आने से पहले अपने पास बुला लिया था, जिसके बाद चानमी ने उसे सब बताया था और इस तरह सोह्योन बच गया था। लेकिन अब वो रोता हुआ हॉस्पिटल जा रहा होता है। यहीं वो डिटेक्टिव भी लाइव स्ट्रीम को देख लेती हैं और वो ओसंग और बाकी सभी को पकड़ने वहीं पर आ रही होती हैं। पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर ओसंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस इन्हें हर तरफ से घेर लेती है। जंगयोंग भी ये चीज देखता है और जेबम से कहता है कि मैं जानता हूँ तू वो नहीं है जिसने मुझे पहले मारा था। जेबम कहता है कि तुम्हें आखिर किस पर शक है, आखिर तुम मेरी जगह किसे देखना चाहते थे। ये दोनों अब लड़ने लगते हैं। तभी जूनियर डिटेक्टिव यहाँ पर आ जाता है, जो कि इन्हें लड़ने से रोक देता है और जेबम से मास्क भी ले लेता है। इसके बाद सभी को पकड़ लिया जाता है। वही डिटेक्टिव लेडी पुलिस चीफ को बताती हैं कि किस तरह ओसंग ने खुद हीरो को पकड़ने की कोशिश की थी और इसमें उसने जंगयोंग को भी शामिल कर लिया था। डिटेक्टिव लेडी कहती हैं कि ओसंग के पास जू के मर्डर केस से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों केस पक्का कनेक्टेड होंगे। इसके बाद वो चली जाती हैं। यहीं पर जेबम, जिसे इन्होंने अरेस्ट कर रखा था, उसके लॉयर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जेबम पूछताछ करवाने के लिए तैयार होता है। वो इन्हें बताता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम के बारे में जैसे ही पता चला तो मैं आसपास ही था और इसीलिए मुझे हीरो बनने का आइडिया आया और मैं हीरो वाला मास्क लगाकर वहाँ पर चला गया। डिटेक्टिव कहती हैं कि उस मास्क का क्या तुम जहाँ भी जाते हो अपने साथ मास्क रखते हो। इस पर जेबम कहता है कि वो मास्क मुझे रास्ते में मिला था। डिटेक्टिव कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है ओसंग ने ये प्रैंक आखिर क्यों किया होगा। जेबम कहता है कि मुझे लगा था ये सब मजे के लिए हो रहा है, लेकिन जब उसने मेरा मास्क हटाया और मुझे देखा तो वो दुखी और गुस्सा दोनों हो गया था। तब मुझे समझ आया कि ये कोई प्रैंक नहीं चल रहा था। जेबम डिटेक्टिव से पूछता है कि क्या ये सब करना क्राइम है। डिटेक्टिव कोई जवाब नहीं दे पाती। फिर वो पूछती हैं कि वोंगसोक के मर्डर के समय पिछले साल तुम कहाँ पर थे। जेबम बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और वो हॉस्पिटल में था। वहीं पर जूनियर डिटेक्टिव जंगयोंग से पूछताछ कर रहा था। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो हीरो तुम्हें मारने आने वाला है। जंगयोंग कहता है कि मैं उसके लिए चारा बनकर बैठा हुआ था, लेकिन जूनियर डिटेक्टिव कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने मिनसोना को दोबारा हैरेस किया था और उसको चारा बनाया था, नहीं तो वो हीरो तुम्हें दोबारा मारने क्यों आया था, क्योंकि वो तो पहले ही तुम्हें सबक सिखा चुका था ना। लेकिन जंगयोंग ये सारी बातें एक्सेप्ट नहीं करता। फिर डिटेक्टिव कहता है कि वो ओसंग तुम्हारे साथ क्यों मिल गया, वो हीरो को क्यों पकड़ना चाहता था, लेकिन जंगयोंग को ये बात भी नहीं पता थी। इसके बाद ये लोग ओसंग से भी पूछताछ करते हैं। ओसंग कहता है कि हम बस ये सब कुछ मजे के लिए कर रहे थे और स्कूल के सारे बच्चे भी ये जानना चाहते थे कि वो हीरो असल में कौन है। इस तरह मैं फेमस हो रहा था। लेकिन डिटेक्टिव कहती हैं कि तुम हीरो की असली पहचान सबके सामने लाने वाले थे और अगर ऐसा हो जाता तो उस हीरो को आसानी से अरेस्ट कर लिया जाता और सभी बच्चे तुम्हें ही ब्लेम करते, क्योंकि सभी बच्चे हीरो को पसंद करते हैं। ओसंग कहता है कि उसने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन डिटेक्टिव उसके सामने कई सारी बातें रखती हैं और कहती हैं कि तुम वोंगसोक के साथ भी सेम क्लास में पढ़ते थे और तुम भी उसी मिडिल स्कूल में गए थे जहां पर वो लड़का जू जाता था और साथ ही तुम इन केसेस को भी फॉलो कर रहे थे। ओसंग ये सुनकर मान लेता है कि हाँ वो केसेस को फॉलो कर रहा था और ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं और इसीलिए वो जानबूझकर हीरो को पकड़वाना चाहता था। यहाँ पर अब जब ओसंग को पता चलता है कि पुलिस उसे ही सस्पेक्ट समझ रही है तो ओसंग कह देता है कि मुझे लगता है कि वो किलर सोह्योन होगा और वही हीरो भी है। ये बात सुनकर दोनों डिटेक्टिव हैरान होते हैं।
वहीं पर अगले दिन सोह्योन की मॉम का फ्यूनरल चल रहा था, जहाँ पर जेबम, चांदनी और बाकी सभी सोह्योन की मदद करते हैं। सोह्योन काफी दुखी था। यहाँ पर वो डिटेक्टिव भी अपने हस्बैंड के साथ आती हैं। वो सोह्योन के दुख में उसके साथ थी। इसके बाद वो चली जाती हैं। डिटेक्टिव के हस्बैंड उनसे कहते हैं कि वहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए था। मगर डिटेक्टिव कहती हैं कि मेरे वहाँ होने से बच्चे अनकंफर्टेबल रहते, इसलिए हमारा वहाँ पर ना रुकना ही सही था। डॉक्टर को सोह्योन के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि अब इस दुनिया में सोह्योन का कोई भी नहीं रहा। यहीं पर सोह्योन के दोस्तों उसके दुख को समझते हैं। वो लोग सोह्योन के साथ खाना खाते हैं और जेबम इन्हें बताता है कि उसने पुलिस स्टेशन में सारी बातें संभाल ली थी। इसके बाद ये लोग खाना खाकर सोह्योन के साथ उसकी मॉम की अस्थियों के पास रुकते हैं और सोह्योन कहता है कि वोंगसोक की अस्थियां भी यहीं पर रखी हैं, हमें वहां भी जाना चाहिए। ये सभी लोग वोंगसोक की अस्थियों के पास जाते हैं और इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि पुलिस ने अब तक वोंगसोक के किलर को क्यों नहीं पकड़ा। यहाँ पर सोह्योन और चांदनी अब इन सभी को बता देते हैं कि इन्हें किसी पर शक है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि ओसंग है, लेकिन इन्होंने पुलिस को ये बात अभी तक नहीं बताई है। जेबम कहता है कि तुम्हें पक्का लगता है कि ओसंग ऐसा कर सकता है। जेबम को ये बात अजीब लग रही थी, क्योंकि वो ओसंग का दोस्त था। इसके बाद अगले दिन जेबम और ओसंग बात करते हैं। ओसंग जेबम से कहता है कि मुझे पता है तुमने ही उस रात सोह्योन को बचाया था, अगर तुम नहीं आते तो सोह्योन पकड़ा जाता, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जेबम कहता है कि मैं नहीं चाहता था तुम सोह्योन को पकड़ो। ओसंग कहता है कि मेरे मुकाबले तुम्हारे लिए उस सोह्योन ने आखिर किया ही क्या है जो तुम उसका इतना साथ दे रहे हो। ये सुनकर अब जेबम को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें सही में लगता है तुमने मेरी मदद की है, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर मुझे मेरे और वोंगसोक के फोटो दिखाए थे और बाकी फोटोज को छुपा लिया था ताकि मैं ये समझूं कि मैं और वोंगसोक डेट कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। लेकिन ओसंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। मैंने अब तक तुम्हें बहुत सारे क्लूज दिए हैं ताकि तुम्हें याद आ जाए, और जिस दिन तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तुम उस दिन मुझे थैंक्स कहने के लिए आओगे और मेरा एहसान मानोगे। ये बात बोलकर वो चला जाता है। जेबम को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरी सच्चाई क्या है। वहीं पर चांदनी सोह्योन के साथ बीच पर थी ताकि सोह्योन को अच्छा लग सके। चांदनी उससे बात करती है और उसका मूड ठीक कर देती है। फिर इसके बाद ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। चांदनी सोह्योन को वही फोटो दिखाती है और कहती है कि इस फोटो को भेजकर वोंगसोक ने मुझे बताया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्कुल इसी तरह बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन जब मैंने आजंग से इस बारे में पूछा तो उसने साफ मना कर दिया था। चांदनी वही फोटो निकालती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भाई जिस इंसान को डेट कर रहा था वो इंसान इस फोटो में मौजूद है। सोह्योन सब समझ जाता है और चांदनी कहती है कि जेबम को तो कुछ भी याद नहीं है और सेजिन अमेरिका जा चुका है और वोंगसोक अब मर चुका है, यानी कि जो इंसान सारी सच्चाई जानता है वो ओसंग है। लेकिन ओसंग से सच निकलवाने का इन्हें कोई भी आइडिया नहीं मिलता। वहीं पर ओसंग के डैड उसके पास से उसका फोन रख लेते हैं और वो प्रैंक करने के लिए उसे काफी डांटते हैं और कहते हैं कि अब से तुम सीधा स्कूल से घर आओगे। वहीं दूसरी तरफ जेबम जब शावर ले रहा था तो उसे कुछ आवाज आती है। वो अपने रूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर सब कुछ बिखरा पड़ा था और एक दरवाजे पर टेप लगी होती है। जेबम को याद आता है कि ये तो उसने ही किया था, लेकिन आखिर क्यों। जेबम खुद को मिरर में देखता है और कहता है कि हकीकत में तुम कौन हो। अब अगले दिन जेबम चांदनी से मिलता है। चांदनी फिर से जेबम से एक फेवर मांगती है और फिर चांदनी के कहने पर जेबम दोबारा से ओसंग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैंने बहुत सोचा और मैं अब तैयार हूँ, तुम सही थे, इसीलिए अब तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो। ओसंग कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे क्लूज दिए थे और तुम्हें ये भी समझ आ गया कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि तुम बिल्डिंग से कूदे थे। ओसंग कहता है कि कल 22 अप्रैल को उस बात को पूरा 1 साल बीत जाएगा और अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। असल में तुम खुद बिल्डिंग से नहीं कूदे थे बल्कि तुम्हें वोंगसोक ने धक्का दिया था। ये बात जानकर जेबम हैरान रह जाता है। साथ ही चांदनी जो कि छुपकर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी वो भी चौंक जाती है। जेबम पूछता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता कि वोंगसोक ने मुझे धक्का दिया था। ओसंग कहता है कि मैंने खुद वोंगसोक को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मैंने ये बात पुलिस को इसलिए नहीं बताई क्योंकि वोंगसोक ने मुझे भी देख लिया था। अब तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओसंग वो बात बताते हुए रुक जाता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। चांदनी ये बात जानकर हैरान रह चुकी थी कि उसके भाई ने धक्का देकर जेबम को मारने की कोशिश की थी। वहीं पर सोह्योन अपने भाई और अपनी मॉम की अस्थियों के पास था। वो कहता है कि मुझे भी आपके पास आना है।
इसके बाद वो स्कूल जाता है जहाँ पर ओसंग फिर से उससे लड़ने लगता है। तभी सोह्योन उसे मारने आने वाला था, लेकिन ब्रेन ट्यूमर की वजह से सोह्योन बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठता। ये लोग तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वहीं पर चानमी वो बात जानकर अब भी शॉक में थी और तभी उसे पता चलता है कि सोह्योन बेहोश हो गया है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। चानमी तुरंत ही उन लोगों से वुनसंग हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है और बताती है कि इसे ब्रेन ट्यूमर है और वहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो कि इसका इलाज कर रहे हैं। सोह्योन के ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानकर आजंग और सोएन और बाकी सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं पर चानमी सोह्योन के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और डॉक्टर बताते हैं कि सोह्योन की हालत अब स्टेबल है, इसलिए तुम घर जा सकती हो। तभी चानमी पूछती है कि क्या सोह्योन ब्रेन ट्यूमर से मरने वाला है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हालत और बिगड़ सकती है या फिर वो इसी तरह रह सकता है। अगर वो खुद को पुश करता रहे तो वो जी सकता है। वहीं पर जेबम अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। जेबम ने जब ओसंग से पूछा था कि वोंगसोक ने तुम्हें देख लिया था तो उसके बाद क्या हुआ था और तुमने ये बात पुलिस से क्यों छुपाई, तो यहाँ पर ओसंग बताता है कि वोंगसोक भी मेरा एक सीक्रेट जानता था, इसीलिए मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। इसके बाद ओसंग जेबम को और कुछ नहीं बताता और कहता है कि वोंगसोक अब जा चुका है और तुम्हारी पहले की लाइफ की यादें अब ज्यादा मैटर नहीं करती, इसीलिए उनके बारे में सोचना छोड़ दो और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, वोंगसोक की बहन चानमी के ज्यादा करीब मत जाओ। जेबम कहता है कि आखिर वोंगसोक ने मुझे धक्का क्यों दिया, लेकिन ओसंग कहता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता। वो यहाँ से चला जाता है। जेबम इसी बारे में सोचकर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आजंग और सोएन सोह्योन के ब्रेन ट्यूमर की खबर जानकर काफी दुखी थी। ये लोग चानमी को कॉल भी करती हैं, लेकिन चानमी की कॉल नहीं लगती। वहीं चानमी रात में अकेली बैठी हुई थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई वोंगसोक जेबम के साथ ऐसा कर सकता है और जेबम भी पूरे दिन से वहीं पर बैठा हुआ था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में ये क्या हो रहा है। उसके रूम में उसके साथ ऐसी चीजें होती हैं जो उसने कभी की ही नहीं। अब इसके बाद हम सोह्योन को देखते हैं जो अपनी मॉम और अपने भाई के साथ एक पार्क में था। वो काफी खुश था, लेकिन अचानक से वो दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। सोह्योन काफी परेशान हो जाता है और तभी उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। फिर यहाँ पर जाते समय डॉक्टर उसे बताते हैं कि चानमी तुम्हें यहाँ पर लेकर आई थी। सोह्योन ये बात जानकर थोड़ा चौंकता है, क्योंकि उसे ये बात नहीं पता थी कि चानमी उसके ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानती है। अब इसके बाद सोह्योन वापस जाते समय चानमी को कॉल करता है, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी चानमी की कॉल नहीं लगती। तभी उसे मैसेजेस में चानमी की वीडियो मिलती है। उसमें चानमी कहती है कि अब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर रही हूँ, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही और जिस वोंगसोक के बारे में मुझे पता लग रहा है, ऐसा लगता है कि उसे तो मैं कभी जानती भी नहीं थी। चानमी इस वीडियो में बताती है कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई ने जेबम को मारने की कोशिश की थी और इसीलिए अब मैं उसके किलर को और नहीं ढूंढना चाहती और तुम भी इस बारे में सोचना छोड़ देना और खुशी से अपनी जिंदगी जीना। चानमी बाय बोलकर मैसेज खत्म कर देती है। ये देखकर सोह्योन तुरंत ही भागता हुआ अपने घर जाता है, लेकिन चानमी यहाँ से अपना सामान लेकर जा चुकी थी और उसने एक नोट भी लिखा होता है जिसमें उसने सोह्योन के वही रेड शूलेसेस वापस कर दिए थे और उसके लिए प्रे भी की होती है। सोह्योन चानमी के जाने से काफी दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ चानमी सेउल से चली जाती है। वो जेबम को भी एक मैसेज भेजती है जिसमें वो अपने भाई की तरफ से उससे माफी मांगती है और जेबम ने अब तक जो भी चानमी के लिए किया, चानमी उसके लिए थैंक्स कहती है। वहीं दूसरी तरफ सोह्योन ये बात सोच रहा था कि आखिर चानमी को पता कैसे चला कि वोंगसोक ने जेबम को बिल्डिंग से धक्का दिया था, क्योंकि जेबम को तो ये बात याद नहीं है। अब सोह्योन को ओसंग पर शक होता है। वो ओसंग से बात करने उसके घर आने लगता है। तभी वो यहाँ पर जंगयोंग को देखता है। जंगयोंग ओसंग से बात करने आया था। सोह्योन ओसंग के पास वही व्हाइट शूज देखता है जिसमें रेड शूलेस लगे हुए थे और उसे सेजिन की बात याद आती है कि उस दिन सेजिन ने इन्हीं शूज को पहने किसी को भागते हुए देखा था। सोह्योन इन दोनों की बातें सुनता है। तभी जंगयोंग कुछ बात करने के लिए ओसंग को अपने साथ उसी वैन में लेकर जाता है और वो ओसंग पर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि जंगयोंग सोह्योन को मारकर बदला लेना चाहता था। लेकिन ओसंग के पास अब एक और प्लान था, मगर जंगयोंग उससे लड़ने लगता है क्योंकि जंगयोंग को ओसंग के प्लान पर भरोसा नहीं था। अब तभी कोई नॉक करता है। जंगयोंग दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सोह्योन था। वो जंगयोंग को मारकर गिराता है और ओसंग के पास आकर उससे कहता है कि तूने ही चानमी से कहा है ना कि उसके भाई ने जेबम को मारने की कोशिश की थी। ओसंग समझ जाता है कि चानमी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन सोह्योन कहता है कि जरूर तूने वो सारी कहानी खुद से बनाई होगी और तूने ही वोंगसोक को भी मारा होगा। सोह्योन अब वोंगसोक को पकड़कर उसे मारने लगता है और बहुत बुरा पीटता है। वहीं दूसरी तरफ चानमी अब समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। वो अपने भाई की और अपनी फोटोज को देख रही थी। तभी उसे एक फोटो को लेने की डेट दिखाई देती है जो कि 22 अप्रैल थी। उसे याद आता है कि ओसंग ने